अगर किसी दिन सईद को पता चल गया कि शादी से पहले वो क्या सोचती रही हैं तो न जाना क्या करे। 2 बेटों की मां होना भी एक फख्र था। फिर आबा की मुसलसल ब्रेन वॉशिंग थी कि वह शाइस्ता से बरमला नफरत का इजहार करने लगी थी। और वो दिन भी ऐसा ही था जब उनके सहम और तानू ने शाइस्ता को भी ज़र्ब का दामन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वरना इससे पहले वो हमेशा पहलूते ही बरत जाती थी। मगर उस दिन वो चुप नहीं थी और उन दोनों की लड़ाई में वो राज आश्कार होता चला गया जो ताहिरा के नज़दीक अब सरासर एक हमाकत था। सईद अहमद ने सब सूरत हाल को अपनी आंखों से देखा था। उनके नज़दीक ताहिरा का यह ऐसा गुनाह था जो वो कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। बात बिगड़ती गई थी और कैसा आबा को उसने बलवा का मामला सुलझाने को कहा था, मगर आपा ने बात सुलझाने के बजाय उसे अपने साथ ले जाने की ज़िद बांध ली थी। वो किसी भी सूरज ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सईद अहमद का दिल साफ करना चाहती थी, मगर कैसा आपा ऐसा ना चाहती थी। वो इससे बहला फुसला कर अपने साथ ले गई थी। सईद अहमद ने बच्चों को ज़बरदस्ती पास रख लिया था। आपा के साथ गुजारे दिन उनके बेबसी और औलाद के बिना जीली जाने वाले तड़पों के गवाह थे और इन दिनों से ताहिरा के अंदर से हर एहसास को निकाल फेंका था। उनका घर तबाह करने का सबब सिर्फ शाइस्ता थी और फिर बुजुर्गों की मुदाखलत से हालात बज़ाहिर नॉर्मल हुए थे। वो दोबारा घर में आ गए थे, मगर सईद के लिए वो एक नकारा सी चीज़ से भी कम हैसियत की होकर रह गई थी। वो उनके दिल से उतर चुकी थी। अब तो सिर्फ बुजुर्गों और अपने बच्चों की वजह से वो समझौता कर रहे थे और इस बात का एहसास उन्होंने ताहिरा को हर लम्हे दिलाया था। ताहिरा के अंदर की औरत जो सब उबला कर सिर्फ बच्चों की वजह से आ गई थी, सईद अहमद का रवैया देखकर फिर से नफरत का मुजस्मा बन गई थी। उन्होंने भी सब लिहाज बलाए ताक रख दिए थे। सईद अहमद ने उनकी पूरी ज़िंदगी को शक के तराजू में तोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने उनको अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाने की ज़रूरत नाकबी थी। दोनों अपनी अपनी जगह पर थे और दरमियान में फासलों की एक तवील हलीज से वक्त कुछ और सरका था। सईद अहमद भी शायद हालात से समझौता कर लिया था या फिर ये भी उनको अजियत देने का एक अंदाज़ था। पहले फर और फिर अली की आमद ने ताहिरा को बज़ाहिर मजबूत कर दिया था, मगर उनके दिल में मौजूद शाइस्ता के लिए नफरत ने और की रूह एहतियार कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद को इस घर में एडजस्ट कर ही लिया था। सईद अहमद की वही लाताल्लुकी थी, मगर अपने बच्चों की वजह से वो कभी कभार इन्हें भी अहमियत दे जाते थे, मगर दिल में वो पहले वाला मकाम ना दे पाए थे। ताहिरा के माँ बाप और बहन भाई सब समझाते रहते थे, मगर उन्होंने पहले कौन सा किसी की मानी थी। उनका पूरा कंट्रोल तो कैसा आपा के हाथ में था और फिर सारी उम्र गलत फहमियाँ ही की थी। पहले हादिया उस्मान के मामले में और फिर ज़रिश समियान के मामले में। आज वो जिस मुकाम पर थी वहाँ कुछ भी ना बचा था, ना मोहब्बत ना नफरत, सिर्फ पछतावे थे। कैसा आपा ने उनसे हमेशा अपना मतलब पूरा किया था। असद की बातों पर ना भी यकीन करती, मगर वो फिर भी सच था। आपा ने हर बात उनसे लाखों हथियार थे। कोई ना कोई ज़रूरत है का कहकर वो कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। कभी उन्होंने वापस ना किए और ना ही उन्होंने लिए। सईद अहमद ने भी कभी नहीं पूछा था, जो दे दिया। कभी पलट का हिसाब ना लिया। वो नफरत की ऐनक उतार कर देखती तो शाइस्ता से ज़ाती तौर पर कोई पुरहाश ना थी। उनके तीनों बेटियां भी सुलझी हुई हमदर्द तबीयत के इतने साल नफरत करते गुजार दिए थे, मगर आज दोनों हाथों से हालित सारा इल्ज़ाम कैसा आपा पर डालकर वो खुद को बड़ी अल्ज़मा करार नहीं दे सकती थी। आज पछतावे थे, आंसू थे, नदामत थी, मगर मोहब्बत ना थी। उन्होंने आंखों से बाजू हटाकर मोहब्बत से उनका सर दबाती अकलौती लाडली चहेती बेटी को देखा। क्या हुआ? इन्हें यकदाक अपनी तरफ मतवज्जा पाकर उसने हाइफ होते माँ को देखा। बेएहदा उसका हाथ थाम का वालहाना पान से चूमते हुए वो रो रही थी। अम्मी क्या बात है? फरा घबरा गई थी। अली और सलमान भी कमरे से बाहर गए थे। अली और सलमान कहाँ है? फरा को यूं परेशान देखकर उन्होंने अपने आंसू साफ करते पूछा था। ये वो औलाद थी जिसको वो अपनी अना और नफरत की वजह से रद्द करती रही थी। अली और बाई बाहर निकले हैं। बलवा उनको उन्होंने सारा हला दिया था। फरा बाहर आई तो सलमान गुमसुम अंदाज में सोफे पर बैठे न जाने किन सोचों में गुम था, जबकि अली गायब था। बाई सलमान उसे देखा। अली कहाँ है? कमरे में क्या है? क्यों हैरियत? अम्मी कैसी हैं? आपको बुला रही हैं। मैं ज़रा अली को देख लूँ। वह सलमान को कहकर खुद अली के कमरे की तरफ चल दी थी। सलमान जब कमरे में पहुंचा तो वो आंखों पर बाजू रखे शिद्दत से रो रही थी। अम्मी सलमान फ़ौरन उनके पास पहुंचा था। क्या हुआ है? उनके पास बैठकर बाजू थामना चाहा था, मगर वो तो गोया सारे जब्त ही को बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, बहुत दिल दुखाया तुम सब का। ना मैं अच्छी माँ बन सकी, ना अच्छी बीवी साबित हुई। उनकी घड़ी औजारी बड़ी शिद्दत लिए हुए थी। सलमान ने बहुत सजाओ से इन्हें बाजू के सार में लेकर होश से लगा लिया था। इन्हें याद नहीं था कि अपनी औलाद को गले से लगाया हो।
यहाँ से चिमटा कर कोई मोहब्बत की हो। वो आहिस्ता फासले ख़त्म किए, बड़ी शिद्दत से अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रही थी। मैं गलत थी, हमेशा सबसे नफ़रत की खुद साता मफरूज़ों पर कायम है। कभी अपनी नफ़रत के हसार से बाहर निकल कर असल चेहरा देखने की कोशिश नहीं की। मैं सबकी गुनाहगार हूँ, तुम सब की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी आज एतराफ़ का दिन था। मैंने अपनी औलाद को बहुत तकलीफ़ दी और सबसे बढ़ कर के आपा की सब बातों को मानते इतने घटिया इल्ज़ामात पर उतर आई। वरना क्या मैं नहीं जानती थी कि मेरी औलाद कैसी है। तुम पर तो अपनी ज़ात से बढ़कर यकीन था मुझे। और सम्यान गुमसुम सा उनके इतराफ़ात सुन रहा था। ये किस मकाम पर आकर वो एतराफ़ात कर रही थी, और जब वो चुप हुई तो खुद पर नदामत का ऐसा हसार खींचा कि सम्यान से नज़र मिलाने के काबिल ना रही। आप ले जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, खुद को रिलैक्स रखिए। सम्यान का अंदाज़ बड़ा नॉर्मल था। ताहरा बेगम ने बड़ी बेजारगी से अपने खूबरू बेटे को देखा तो सम्यान हल्के से मुस्कुरा दिया। ताहरा बेगम का हाथ पकड़ अपने हाथों में दबाते इन्हें रिलैक्स करना चाहा था। वो सम्यान के इत्मीनान पर और शिद्दत से रोई थी। गलतियाँ इंसानों से ही होती। अम्मी ठीक है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मगर अब पछतावे या गलतियों को दोहराने का क्या फ़ायदा। हाँ, जो हुआ उसके इस्लाह की कोशिश की जा सकती है। और मैं आपको क्यों बुरा भला कहूँगा, आप हमारी माँ हैं, बहुत आला रुतबा और मकाम है आपका हमारे नज़दीक। आप रिलैक्स रहें। अगर मैं आपसे नाराज़ होता तो इस वक्त आपके पास ना होता। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी ज़ात से बढ़ के किसी चीज़ पर एतमाद नहीं करना चाहिए। कैसरा खाला ने आपको सिर्फ इस्तेमाल किया। उन्होंने आपको ना कभी खुश रहने दिया और ना कभी आपको अपने हसार से बाहर निकलने दिया। वो मतलब परस्त खातून है। अस्से से तफसीली बात हो चुकी है। मेरी अच्छा हुआ हाल का सा चेहरा आपके सामने आ गया। अब गुजरे वक्त पर पछताने का कोई मलाल ना करें। हाँ, अगर आप अपनी गलतियों की इस्लाह करना चाहती हैं तो हम सब आपके साथ हैं। आपकी औलाद हमेशा आपके साथ ही और रहेगी भी। सम्यान का अंदाज़ बड़ा संजीदा और बुर्दबार था। वो अपनी कम फहमी और नादानस्तगी में कैसे अनमोल रिश्तों और जज्बों से सारी उम्र महरूम रही थी। उनके अंदर के एहसास ज़या ने और शिद्दत हैदार की थी। सारा दिन इधर से उधर हवार होते वो आजकल सवाई नवारा की तलाश के हर काम भूल बैठा था। इस वक्त भी वो अंजम से मिलकर इंतहा मायूस वापस लौटा था। वो कहाँ जा सकती थी, उसकी तलाश का हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। जो दिन गुजर रहे थे, वाजिदा बेगम के साथ साथ हाला बेगम की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। नबील अलग परेशान था और वो खुद रज़ा से सामना होने के बाद अजीब से एहसास का शिकार रहने लगा था। कसूर उसका था, बल्कि रज़ा के बाद सबसे ज़्यादा कसूरवार वो होता। 2 दिन पहले वो बैंक गया था नवारा का अकाउंट चेक करने, तो उसे शदीद शॉक लगा। एक दिन पहले बैंक से तमाम रकम निकलवा ली गई थी और वो रकम नवारा ने खुद निकलवाई थी। बैंक में जो राब्ता नंबर लिखवाए गए थे वो सब हालदा बेगम के घर के और नबील के नंबर थे। वो बाकायदा प्लानिंग करके यहाँ से गई थी। वो सड़कों की हाँक छान कर घर जाने का सोच रहा था। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से रश की वजह से दूसरी तरफ की ट्रैफिक जो की तो रवा थी। शार्क तमान उलझे सहन और दिल के साथ स्टीयरिंग पर उंगलियां बजाते रश कम होने का इंतजार करता इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था कि अचानक निगाह दूसरी तरफ रवा दवा ट्रैफिक पर पड़ी। बेकरी शॉप के सामने खड़ी गाड़ी में 2 लड़कियां थी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़की ने स्कार्फ ओढ़ रखा था, जबकि उसके साथ फ्रंट सीट पर विराजमान वजूद ने शार्क सामान की तवज्जो पूरी अपनी तरफ मबजूल कराई थी। उसका चेहरा अगरचा चादर में लिपटा हुआ था, मगर आँखें और नाक का कुछ हिस्सा वाज़िह था। चादर का डिज़ाइन और कलर शार्क सामान के दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी। नवारा शार्क सामान एकदम चौंका था। ये उसका गुमान नहीं बल्कि हकीकत थी। उसके जहन के पल में शनासाई की मंजिल पार की थी। उनके साथ बच्चा भी था जो कि नवारा के बाजू में था। मुअस्सब शार्क ज़माने बेकरार होकर गाड़ी से निकलना चाहता, मगर उसकी गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियों ने हॉर्न्स देना शुरू कर दिए थे। उन दोनों ने बेकरी से शायद कुछ खरीदा था। बेकरी के अंदर से लड़के ने आकर उनको शॉप पर थमाकर रकम वसूल की थी। शार्क ज़माना फ़ौरन गाड़ी से निकला, पर तब तक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। गाड़ी रिवर्स होकर रफ्तार पकड़ चुकी थी। शार्क ज़माने ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़की को देखा। वो ट्रैफिक में फंसा जब तक दूसरी जानब पहुंचा था। वो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से नज़र से ओझल हो चुकी थी। शार्क ज़मान को यकीन हो गया था कि गाड़ी से निकलते उन लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया था, तभी तो वो लड़की तेज़ी से गाड़ी वहाँ से निकाल कर ले गई थी। नवारा शार्क का इश्तार इस कदर था कि जी चाह रहा था कि कुछ कर बैठे। 3 दिनों बाद वो नज़र भी आई थी तो किस आलम में उसे सबसे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। कितनी परेशानी में वो गाड़ी का नंबर नोट करना भूल गया था। अगर नंबर नोट कर लेता तो शायद उसे ढूंढने में आसानी हो जाती। वो अपनी गाड़ी बीच सड़क में छोड़कर निकला था। दूसरी तरफ का सारा ट्रैफिक रुक गया था। गाड़ियों के हॉर्न्स और लोगों का किस्सा। वो गाड़ी में बैठा ही था कि उसने चौंका बार देखा। आप ज़रा बाहर आइए, ट्रैफिक पुलिस का जवान उसे कह रहा था। उसकी गलती की वजह से
सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया था। उसका जी चाहा के बाहर निकलने से इनकार कर मगर इंतहाई अमल से गाड़ी एक तरफ पार करके उसके साथ चल दिया था। थैंक गॉड गाड़ी एक पुरस्कून सड़क पर खड़ी करते ज़रिश ने अपने सांप को नॉर्मल करना चाहा था। फिर आंखें खोल कर नवारा को देखा, वो लब में जर्द चेहरा लिए गुमसुम सी बैठी थी। ज़रिश ने मुस्कुरा कर उसका हाथ थाम लिया था। ज़रिश, वो हमारा पीछा कर रहा होगा, वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला, उसने मुझे पहचान लिया था। तुमने देखा वो कैसे गाड़ी के पीछे भागा था, वो अभी तक खौफज़दा थी। ज़रिश ने तसल्ली बड़े अंदाज में नवारा का हाथ दबाते इर्द गिर्द देखा, न जाने वो कौन सी जगह थी। अभी तो उसे चांद एक सड़कों के अलावा यहाँ का ठीक से कुछ अंदाज़ा भी ना था। नवारा को यूं ही घर में गुमसुम हर वक्त बैठे देखा। वो आज यूनिवर्सिटी के बाद उससे लॉन्ग ड्राइव पर ले आई थी। बेकरी से खाने पीने को कुछ लिया था जब अचानक नवारा चला उठी थी। शारक, ज़रिश वो शारक है और इधर ही आ रहा है, उसने हमें देख लिया, जल्दी करो गाड़ी चलाओ। और उसने बौखला कर पहले तेज़ी से अपनी तरफ आते एक मर्द को देखा था और फिर बदहवासी से गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। वो तो शुक्र था कि उसने गाड़ी बौखलाहट में कहीं नहीं मारी थी और इसी बदहवासी में उसने गाड़ी रश का फ़ायदा उठाकर मेन रोड पर ही रखने की बजाय किसी अंदरूनी सड़क में घुसा दी थी। और अब वो अंदाज़ा लगा रही थी कि किस तरफ से वापस मेन रोड की तरफ निकले। वो वापस इस रास्ते से जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अच्छा, अब इसमें से कुछ लेकर खाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब इतना बड़ा फैसला करके मुतमिन है तो इन छोटी मोटी बातों से घबराने से आपका हौसला कम होगा बजाय बढ़ने के। इसी शहर में रहते हुए न जाने कितनी बार आपका उनसे सामना होगा और इस सूरत में कि सिर्फ इलाके का ही ज़रा सा डिफरेंस है। शॉपर में से बर्गर और जूस का पैकेट निकाल कर उसे थमाते उसने भरपूर तसल्ली दी तो सिर्फ सारा हला गई थी। चंद एक लोगों से पूछने पर उसे दूसरे रास्ते की निशानदेही हो जाने पर बड़ी तेज़ रफ्तारी से वो घर पहुंची थी। सामान रात गुजार कर चला गया था। उसे वो काफ़ी परेशान लगा था। उसने चंद बार पूछा भी था, सामान टाल गया। नवारा घर आने के बाद भी गुमसुम से थी। ज़रिश ने उसे छेड़ना मुनासिब समझा था। कितने दिन हो गए थे मामा से तफसीली बात नहीं हुई थी, सिर्फ चंद एक बात ही हो पाई थी। मुलाजमा को खाना तैयार करने का कहकर उसने घर कॉल की थी और इधर से मामा की तफसीली अंदाज में जो कुछ बताया था उसे सुनकर वो कई पल तक शशोपंज में गिरी रही थी। मामा उसे सामान के घर के बारे में पूरी तफसील से बता रही थी। वो हैरान थी, तारा बेगम बदल जाए नामुमकिन, मगर मामा की बातों पर उसे ताजुब हुआ था। ज़रिश अच्छी खासी उलझ चुकी थी। मामा के घर से भी कोई उनकी आयादत को नहीं गया था, ताहम फूफो के हाथ से सब ही रात जाकर उनका हाल अहवाल पूछाए थे। ज़रिश को बड़ा सा दुख हुआ था। सामान रात गुजार कर गया था, वो परेशान था। उसने कई बार परेशानी का सबब भी पूछा था मगर सामान ने हर बार टाल दिया था। ज़रिश को रह रखकर एहसास हो रहा था कि सामान के अंदाज में वो पहले वाली गर्मजोशी इस बार मफकूद थी। उसके अंदाज अजीब पकड़ दकड़ शुरू हुई तो उसने सामान का नंबर मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो ज़रिश? ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो चुप होकर सोचने लगी कि अब क्या बात करे। फ़र्क कैसी है? तबीयत ठीक है हुई है उसकी? बेहतर है वो। समियात का वही संजीदा अंदाज था। वो चुप रह गई कि आप क्या पूछे? आपने कल कराची पहुंचकर कॉल नहीं की थी? मैं परेशान होती रही थी। अच्छा। दूसरी तरफ समियात हंसिया था। वो समझ न सकी कि ये तंजिया अंदाज है या फिर बस आते ही कुछ मसरूफ़ हो गया था, फिर जहन से निकल गया। फिर वही वक्फा दरमियान में दराया था। बड़ा तकलीफ दे दौरानिया था। ज़रिश को लगा उसके अंदर से जैसे कुछ टूट गया है। यूनिवर्सिटी गई, स्टडी ठीक हो रही है? उसकी तरफ से खामोशी महसूस करते सामान ने खुद ही पूछा था। जी स्टडी ठीक है, एक प्रोफेसर चेंज हो गया, शायद 1-2 दिन में उनकी जगह कोई नए प्रोफेसर आए। उसने खुद को बहाल किया। अच्छी बात है, किसी किस्म का कोई मसला हो तो अमजद से कह देना, वो हैंडल कर लेगा। और हाँ, खुद से गाड़ी लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अमजद को इसीलिए रखा हुआ है। सामान की इस ताकीद पर वो कुछ हाइब सी हो गई। आज ही तो वो गाड़ी लेकर गई थी। ओके ज़री, मैं इस वक्त कुछ मसरूफ़ हूँ, फिर बात होगी। सामान ने इजाज़त चाही तो क्या कर रहे थे आप? बस ऑफिशियल कुछ काम है। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। सामान ने कॉल बंद कर दी थी और वो गुमसुम सी बैठी रह गई थी। इंतहाई मसरूफ़ से जब फिर बहुत परेशानी में भी सामान अहमद का रवैया उसके साथ कभी ऐसा ना होता था और अब उसका जी बढ़ आया था। उसे गुस्सा आने लगा था। जब सामान को परवाह नहीं तो उससे क्या ज़रूरत थी खुद से रब्ता करने की। ताहम सामान की संजीदा अंदाज ने उसके दिल को बड़ा रंजीदा सा कर दिया था। वो कितनी देर तक इस पहलू पर सोचती रही थी और अपना दिल जलाती रही थी। वो इतनी ही उलझन में उलझी नवारा की परेशानी को फरामोश कर गई थी और खाने की टेबल पर नवारा को देखकर वो चौंकी थी। सुर चेहरा लिए वो चुपचाप ही थी। नवारा भी क्या आप रोती रही थी? वो मुतफक्कर थी। मैं अम्मा और गारबलों का ख्याल आ गया। खुदा की कसम, अगर ज़िंदगी में ज़रा सी भी गुंजाइश होती तो ऐसा कदम कभी ना उठाती। शायद ज़मान कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा। उसने आइज़गी से उसका हाथ थाम लिया था। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने घर कॉल कर लिए, अपनी
अम्मा की तबीयत दरियाफ्त कर ले, उसने मशवरा दिया था। नहीं, साथ और नंबर्स वगैरह का नहीं पता चल जाएगा। और आजकल फ़ोन के ज़रिए किसी भी जगह कहीं भी मौजूदगी का पता करवाना कौन सा मुश्किल काम है। शारिक सामान यूं ही चुप तो नहीं बैठा होगा। मुझे तलाश करने की उसने हर मुमकिन कोशिश खूब की होगी। मैं उसे अच्छी तरह जानती, वो हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाला इंसान नहीं। इससे सूरत में कि मौसम भी मेरे पास है। ये भी हम, अगर आप किसी पीसीओ से भी तो रब्ता कर सकती हैं। कल जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलूँगी तो आप मेरे साथ ही चलिएगा। अमजद को मैं अच्छी तरह समझा दूँगी, नकाब आप वैसे ही करती हैं। चादर तब्दील कर ले या मेरा कोई स्कार्फ इस्तेमाल कर ले, रास्ते में घर कॉल कर लीजिएगा। इसी तरह इलाका और जगह पे तब्दील हो जाएगी। अगर किसी ने नंबर्स के ज़रिए पता करवाने की कोशिश भी की तो आप तब तक कॉल करके घर पहुँच चुकी होंगी। ज़रिश का मशवरा ऐसा था कि नवारा सोचने पर मजबूर हो कि मौसम को घर ही छोड़ जाइएगा। मुलाजमा थोड़ी देर तक संभाल लेगी। नवारा ने आहिस्ते से सर हिलाया था। अम्मा से वो बात करना चाहती थी एक बार, फिर चाहे दोबारा कभी रब्ता ना होता, मगर दिल को एक तसल्ली तो देती। वो घर छोड़ तो आई थी, मगर अम्मा का ख्याल मुसलसल दिलो दिमाग को परेशान किए हुए था। जब से नवारा गई थी घर में एक पुर इसरार सी खामोशी छा गई थी। जो दिन गुजर रहे थे, हालत बेगम की तबीयत संभलने की बजाय मजीद खराब होती जा रही थी। नबील सारा दिन मारा फिरता था। जहाँ तक मुमकिन था नवारा की तलाश की मुसलसल कोशिश कर रहा था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। नबील को रह रहकर अपने गुज़िश्ता रवैयों पर नदामत महसूस हो रही थी। कम से कम एक भाई होने के नाते उसे नवारा के एहसास को समझना चाहिए था। वो शार के घर नहीं जाना चाहती थी, वो बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इस मामले में उसे उसका साथ देना चाहिए था। वो बेकसूर थी, मगर अब न जाने कहाँ थी। हर कोई अपने तय मामले को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर ताहाल नाउमीदी की फिजा ही छाई हुई थी। उस वक्त नाश्ते पर नबीला और अम्मा की मौजूदगी के बावजूद नबील को घर में सन्नाटे गूंजते महसूस हुए थे। 9 बजे के करीब टेलीफोन की तेज आवाज़ ने घर के सन्नाटे में हताशता पैदा कर दिया था। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नबीला भाभी को मना करके नबील खुद ही उठ गया था। अस्सलाम वालेकुम। रिसीवर की दूसरी जान में शाइस्ता सी आवाज़ सुनाई दी तो नबील चौंका। जनाना आवाज़ थी, मगर अजनबी। वालेकुम सलाम। नबील ने CLI पर जगमगाते नंबर को देखा। अजनबी नंबर था, शायद किसी PCO का था। जी आप कौन? किससे बात करनी है? दूसरी तरफ मर्दाना आवाज़ सुनकर खामोशी छा गई थी तो नबील को ही टोकना पड़ा था। नबीला भाभी या आपकी वालदा से? नबील चौंका, मगर आप कौन? आपको बताती हूँ, पहले उनसे तो बात करवा दें। नबील ने उलझ कर नबीला को देखा और वो उधर ही मतवजा थी। इशारे से करीब बुलवा लिया। कोई लड़कियाँ तुमसे या अम्मा से बात करवाने को कह रही है। नबील के कहने पर उलझते उसने रिसीवर थाम लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबीला भाभी बात कर रही हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया था। जी। अगली आवाज़ ने नबीला को चौंका दिया था। अस्सलाम वालेकुम नबीला भाभी, मैं नवारा हूँ। अगले ही पल नवारा के हवासों पर गोया बम फूटा था। अगले ही पल नबीला के हवासों पर बम फूटा था। नवारा, तुम नवारा हो? उनकी आवाज़ इतनी पुरजोश और ऊंची थी कि वापस जाता नबील एकदम पलटा था, बल्कि अम्मा भी फ़ौरन उठी थी। तुम कहाँ हो? ये क्या किया तुमने? नबील ने फ़ौरन नबीला के हाथों से रिसीवर छीन लिया था। मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी और खुश हूँ। मैं अम्मा की तरफ से परेशान थी, इसलिए फ़ोन किया है। वो कैसी हैं? नबील भाई कैसे हैं? वो तो बहुत खुश होंगे कि मैं खुद ही अपना बंदोबस्त कर गई हूँ। शायद उसे मैंने कल देखा था, मगर भाभी मैं अब वापस नहीं आऊँगी। वो सब मेरे पास है। अब घर वालों और अम्मा को सुनाइए। नबील भाई साकत से खड़े थे। ये वाकई नवारा की आवाज़ थी, मगर पहले आवाज़ और थी। नवारा, कहाँ हो तुम? और ये क्या किया तुमने? एहतलाफ मुझसे था, मगर घर वाला घर क्यों छोड़ा? कोई ऐसे भी करता है। दूसरी तरफ 1-2 पल को खामोशी हुई थी। मैंने बहुत अच्छा किया है नबील भाई, मुझे ऐसा बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बात इख्तलाफ की नहीं। आप मेरी किरदार कशी कर रहे थे और जो आप चाह रहे थे ऐसा कभी ना होने देती। मैं सारी दुनिया को तो छोड़ सकती हूँ, मगर अपने बेटे को नहीं। और रह गया शारिक, उसके साथ जब रहना ही नहीं था तो फिर उसके हवाले मौसम भी नहीं करना था जैसा कि आप चाहते थे। अब तो तुमने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। सारा खानदान जान चुका है कि तुम घर छोड़कर जा चुकी हो, मगर क्यों? जहाँ भी हो इज्जत से हूँ। दूसरी तरफ भी तलही थी। मुझे एड्रेस बताओ, मैं लेने आ रहा हूँ। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नबील ने उसके तल्ख रवैये को नज़रअंदाज करते ज़रा नरमी से कहा। अब कोई फ़ायदा नहीं, मैंने घर से कदम वापस आने के लिए नहीं उठाया था। अम्मा कैसी है? बात करवाइए मेरी उनसे। नबील ने रिसीवर अम्मा को थमा दिया था। नवारा वो फ़ौरन बेकरार हुई थी। नबीला ने बाजू का सहारा दिया। नवारा, मेरे बच्चे, ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो मेरी सबसे अक्लमंद बेटी हो। ये क्या हरकत की तुमने? औरत एक बार कदम घर से बाहर निकाले तो बात नसों तक पहुंच जाती है। कुछ तो सोचा होता।
अपनी माँ का ही ख्याल किया होता। अम्मा बहुत सोच लिया, जब बात किरदार उड़ाना की होती है तो बाज़ औक़ात अकल सल्ब हो जाती है। मैं किरदार उड़ाना का जुआ तो हार ही गई थी, अब औलाद भी हार जाती। अम्मा मेरे पास था ही क्या, मुझे क्या दिया इन रिश्तों ने। शारिक और नबील भाई की अपनी जंग शुरू हो गई थी। नवाज़ या रज़ा सब ने मुझे ही निशाना बनाया था। अम्मा मेरी भी बर्दाश्त एक हद थी, मैं ये सब कहाँ तक बर्दाश्त करती, वो भी दूसरी तरफ चटक गई थी। अचानक नबील भाई के जहन में ख्याल आया तो उन्होंने फ़ौरन मोबाइल निकाल कर CLI पर रोशन नंबर नोट किया था। अम्मा को फ़ोन बंद नहीं करना, नवारा से लंबी बात कर उसे बातों में उलझाए, मैं ज़रा पता करवाता हूँ कि ये कहाँ का नंबर है। नबीला को हिदायत देते नबील ज़रा हट कर किसी से बात करने लगा। नवारा ने अम्मा से तकरीबन 10 मिनट बात की थी। तब तक नबील न जाने किस किस को कॉल करता रहा, फिर बाहर निकल गया था। कॉल ख़त्म हुई तो नबीला ने अम्मा को देखा, क्या कह रही थी, कुछ बताया कि कहाँ है, कैसी है, किस साल में है। हाँ कह रही है अच्छी है, अच्छे लोगों में है, मैंने तुम्हारे सामने ये कितनी बार पूछा कि किस जगह पर है, मगर टाल गई। और नबील कहाँ गया। बात करते करते वो मुसलसल रोती रही थी। अपने चेहरे को साफ करते इर्द गिर्द देखा, पता नहीं, फ़ौरन गाड़ी निकाल कर चले गए। CLI पर आने वाले नंबर नोट कर रहे थे। मेरा ख्याल है किसी से मिलने के हैं, हो सकता है इस नंबर से ही अंदाज़ा हो जाए कि वो कहाँ है। अल्लाह करे। अम्मा ने दुआ की। 1 घंटे तक नबील वापस ना आए तो अम्मा को परेशानी होना शुरू हो गई थी। आजकल तो बिला वजह ही तशवीश लाख हो जाती थी। बहू नबील को फ़ोन तो करो, पता तो चले कि कहाँ गया है। जी अच्छा, वो किचन समेट कर आई थी, अम्मा के कहने पर उसने कॉल मिलाई थी। कहाँ है अम्मा, परेशान हो रही है, कुछ बताए बगैर ही चले गए थे। मैंने नवारा का पता करवाने आया था, मगर जिस नंबर से उसने कॉल की थी वो तो PCO का था और इधर आया तो वो जा चुकी थी। मैंने तुमसे भी कहा था कि उससे बातों में उलझाओ, लंबी बात करना। वो किसी लड़की के साथ जहाँ आई थी, किसी गाड़ी में गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। ये PCO के मालिक ने बताया, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। हमारे आने से आधा घंटा पहले ही वो जा चुकी थी। कहाँ PCO का मालिक कहते लाइलम है। और ओ नबीला को तासुफ हुआ। तुमसे यह अम्मा से इसने जिक्र किया कि वो कहाँ है, किन लोगों में है, बातों बातों में ही कोई इशारा मिला हो। मैं आपके सामने ही जो सलाम दुआ हुई है वही अम्मा से ही ज़्यादा बातचीत हुई है, मगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अम्मा के पूछने पर भी टाल दिया था। और वो अच्छे लोगों में इज्जत करते हैं उसकी। वो नबील से बात खत्म करके अम्मा को सारी सूरत बताकर फिर से घर के कामों में उलझ गई थी, जबकि अम्मा होशी से आंसू बहाते ज़ेरे लब न जाने क्या क्या व्रत कर रही थी। अपने घर वाले से बात करने के बाद वह दोनों गाड़ी में आ बैठी थी। जरश के सामने सारी बात हुई थी। नवारा गुमसुम सी थी। जरश ने भी कसदन खामोशी अख्तियार कर ली थी। उसे चेना मुनासिब न समझा था। अमजद ने पहले जरश को यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया था और फिर नवारा को वापस लेकर जाना था। अमजद को जरश ने सारी सूरत बताकर अच्छी तरह समझा दिया था कि ये मामला उनके दरमियान में ही रहेगा। समय को लम्हा हो। गाड़ी यूनिवर्सिटी से वापस निकालते वक्त अमजद को ज़रा सी गलती से गाड़ी मुखालिफ सिमत के आती गाड़ी से टकराते बची थी। ज़रा संभल का एहतियात से। नवारा ने एकदम दहल कर अमजद को सरजनश की थी। अगर वो बर वक्त ब्रेक न लगाता तो तसादम यकीनी था। यस बीबी जी, गलती हो गई, अब हया रखना। नवारा ने सर हिलाकर अब सामने की तरफ देखा तो लगा दिल उछल का हल्क में आ गया। नवाज फारूक दूसरी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर था। उसने होने वाले तसादम पर उसने भी गाड़ी एकदम रोकी थी। अमजद जल्दी से गाड़ी निकालो, यहाँ से जल्दी करो। अचानक घबरा कर वो चीखी थी। नवाज ने उसे नहीं देखा था, मगर वो जल्दी से सर नीचे करके अपना वजूद छुपा गई थी। सॉरी साहब जी, गलती होगी, अमजद कह रहा था। वो जरश के कहने पर उसका स्कार्फ और चादर लिए हुए थी, मगर नवाज यहाँ क्या कर रहा था। नवारा का दिल लर्स रहा था। अमजद ने उसके कहने पर गाड़ी फ़ौरन वहाँ से निकाली थी। कुछ दूर आकर नवारा की सांस बहाल हुई थी। जहाँ तक उसका इल्म था, कराची जाने से पहले नवाज उसी यूनिवर्सिटी में था। फिर जॉब छोड़कर कराची चला गया था। वापस आने पर भी उसने दोबारा ये जॉब ज्वाइन नहीं की थी, अपनी अकेडमी ही चला गया था। अब एकदम उसका यहाँ नजराना एक ही शहर और ज़रा से फासले पर रहते हुए न जाने कितनी बार उन लोगों से सामना होना था। वो फिक्रमंद सी हो गई थी। यूनिवर्सिटी में अपने नए प्रोफेसर के रूम में नवाज फारूक को देखा। जहाँ जरिश सामियान अहमद हैरान रह गई थी, वहीं जरिश को पहली नशिस्त पर बराजमान देख कर नवाज भी चौंका था। दोनों के लिए यह बात हैरत अंगेज थी, मगर दोनों ही अपनी अपनी हैरत छुपा गए थे। जहाँ नवाज फारूक ने 1-2 पल की हैरानगी के बाद नॉर्मल होकर अपने तारीफ के बाद क्लास का ताफ लेना शुरू कर दिया था, वहीं जरिश भी नॉर्मल से अंदाज में बाकी क्लास की अपना तारीफ करवा गई थी। जरिश ने अव्वल रोज़ से ही सारी क्लास के सामने एक ज़हीन और खूबसूरत स्टूडेंट के तौर पर दाग बिठा ली थी। वो अभी तक मुकम्मल तौर पर रेगुलर थी और सिर्फ रेगुलर ही ना थी, हाजिर जवाब और ज़हीन भी थी। नवाज ने भी पहले दिन की तरफ से ये बात नोट कर ली थी। पीरियड ऑफ होने के बाद जरिश लातल्लुक़ नहीं रह सकी थी। नवाज फारूक बाहर निकला तो वो भी पीछे चली आई थी। सर कैसे आप?
आपकी मिसेज और सिस्टर कैसी हैं? नवाज़ फ़ारूक से देखकर मुस्कुराया था। मैं ठीक हूँ, रुमैसा अक्सर आपको याद करती है। और हमारा भी ठीक है। समयान कैसे हैं? ठीक हैं वो भी। आपने यहाँ इतनी दूर एडमिशन क्यों लिया, जबकि कराची में तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जबकि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा खासा था। पोजीशन थी ना आपकी? सायरा ने बताया था। जी, फर्स्ट पोजीशन थी मेरी। बस यहाँ एडमिशन लेना मेरी ज़िद थी। उसने मुस्कुरा कर कहा तो नवाज़ फ़ारूक ने बगौर देखा। वजूह की तू थी, ज़रा भी ना बदली थी। इसी तरह स्कार्फ सर पर लपेटे, कंधों पर दुपट्टा फैलाए, बड़े बावकार अंदाज में खड़ी थी। जरिश को अभी भी बगौर देखते हैं नमैरा याद आई तो दिल से एक खूक सी उठी। समयान और आपकी फैमिली ने कुछ नहीं कहा। मेरा ख्याल है आप रिजल्ट आने तक तो इस्लामाबाद में थी। नवाज़ फ़ारूक को सारी मालूमात थी। जरिश हंसी। जी, समयान के स्पोर्ट से ही इधर हूँ, हॉस्टल में है। नहीं, अपना घर है इधर। नवाज़ को ताजुब वहाँ अकेली होती है। वैसा है तो अकेली ही होती है, मगर वॉचमैन की फैमिली और एक आया साथ होती है। अच्छी बात है। स्टूडेंट के रूप में आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे शहर में है, मेहमान हैं आप हमारी। अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर कहिएगा। नवाज़ का अंदाज़ ऐसा था कि वो खिलखिला का हंसी थी। आप कोर्ट सर, उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया था। एक तो मज़ीद बातों के बाद नवाज़ फ़ारूक चेयरमैन ऑफिस की तरफ चल दिए तो वो भी मुस्कुराती अपनी क्लास फेलोज़ की तरफ पलट आई थी।